नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के हमारे इस खास कॉन्क्लेव में। सीधे शिमला से बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इनॉग्रल सेशन है हमारा। केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सीधे इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कॉन्क्लेव में। अनुराग जी, शुरुआत हम इसी बात से करें क्योंकि जो ट्रेंड हमेशा, जो इतिहास रहा है, अगर एक बार को छोड़ दें तो हिमाचल में हमेशा पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है। इस बार बीजेपी को क्यों जनता फिर से चुने? ऐसी कौन से वादे और दावे हैं पार्टी की तरफ से? 5 वर्ष पहले सरकार बदली, पिछले 5 वर्षों में हालात बदले, तो फिर क्यों अब सरकार बदले? पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है। अगर आप तुलना करके देखेंगे, हिमाचल प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में बड़ी परियोजनाएं, देश का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स 1470 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में बनाकर, 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र ऊना में बन रहा है, 400 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, ऐसे नाहन में, चंबा में 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। और तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एनआईटी से लेकर बाकी शिक्षण संस्थान हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये पिछले 5 वर्षों में हिमाचल ने देखे हैं। युवाओं के लिए जहां एक और शिक्षण संस्थान लेकर आए हैं, लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर आए हैं, वहीं पर जहां कभी रेल की सुविधाएं ना के बराबर थी, ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का काम पूरा करवा दिया है, नई रेलगाड़ियां चला दी हैं, भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तीव्र गति से चल रहा है, और अब तो देश की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी हिमाचल प्रदेश से चल पड़ी है। यही नहीं, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आप देखेंगे, ये भाजपा ने दिखाता है कि विकास की रफ्तार क्या है। और मैं तो यही कहूंगा, ये तो विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा की सरकार है। अनुराग जी, ये तो आपने जो वो बातें कही, जो बीजेपी जो अपने गिना रही है, लेकिन ऑपोजिशन तो इस बिल्कुल पलट बात कर रही है। वो कह रही है कि बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया यहाँ पर युवाओं को, महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, किसानों के लिए जमकर वादे किए गए लेकिन किसानों के नाम पर कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए कांग्रेस तो कह रही है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1 लाख से ज्यादा वो रोजगार देने की बात कर रही है। मैं पिछले 2012 से 17 तक की कांग्रेस की सरकार की आपको याद करवा दूं। 2012 में बहुत सारे फॉर्म कांग्रेस ने भरवाए कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। मैं सवाल पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से, कितनों को रोजगार दे पाए 5 वर्षों में? केवल कागज भरवाने का काम किया था, मोबाइल नंबर इकट्ठे करने का, किसी को रोजगार नहीं दिया। पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वायदा किया था कर्जा मुक्त करेंगे। किसान का कर्जा चारों राज्यों में नहीं माफ किया, और कांग्रेस को साफ पंजाब में लोगों ने कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने बार बार लोगों को भ्रमित किया है और झूठे वायदे करके सत्ता में आने का काम किया है। अगर इन्होंने पहले काम किया तो इनकी सरकार वापस आती। कांग्रेस ने तो केवल विरोध की राजनीति की है, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हम एम्स लाए, इन्होंने 4 साल जमीन नहीं दी। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, इन्होंने 5 साल रोक के रखा। हम हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज लाए, 3.5 साल जमीन नहीं दी। एक के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, कांग्रेस 5 साल ना पैसा दिया ना जमीन दी। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र की सरकार ने 7 साल रोक के रखा। कांग्रेस विरोध की राजनीति करती रही है, और आज कांग्रेस को जनता का विरोध का सहन करना पड़ रहा है। और ये मैं इसलिए आपके सामने बातें रख रहा हूं कि कांग्रेस के झूठे वायदों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने डबल इंजन की सरकार को देखा है, रफ्तार को देखा है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई तो जयराम जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई। हर बहन के पास रसोई गैस का सिलेंडर है। अगर मोदी जी ने 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए आपदा के समय, तो जयराम जी की सरकार ने भी यहां पर दिए। अगर हमने आयुष्मान भारत योजना चलाई, 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, तो राज्य की सरकार ने हिमकेयर योजना चलाई। यह डबल इंजन की सरकार है, पूर्ति करने का काम किया है, हर परिवार को लाभ देने का काम किया। हमने प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो अनाज अगर 28 महीने तक मुफ्त में देकर मदद की है।
तो राज्य की सरकार ने भी 400 करोड़ खर्च करके उसके अलावा ऊपर से देने का काम किया है। यह है डबल इंजन की सरकार। तो हिमाचल में तो यही कहते हैं, ये डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। कांग्रेस जा रही है चार्जशीट फाइल करने के लिए, और वो फाइल क्या कर रही है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा कर रही है कि ये जो सरकार रही, इससे पहले कभी इतना भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ जैसा भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ। हर फ्रंट पर, टेंडर से लेकर तमाम जगहों पर यह आरोप कांग्रेस का है। और आपने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस कर रही है, आप कर रही है। भ्रष्टाचार का नाम आता है तो कांग्रेस का नाम आ ही जाता है। आजादी से लेके आज तक नेहरू जी के जीप घोटाले से, राजीव जी के बोफोर्स घोटाले थे, और सोनिया जी के अगुस्ता वेस्टलैंड से लेके बाकी घोटालों तक देखोगे और नेशनल हेराल्ड को देखोगे तो देश और प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और इस भ्रष्टाचार के दलदल में इतना डूबा है कि बेल पर बाहर हैं जी। और कांग्रेस जिसके पास मॉरल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार, मैं कैसे होगा जो आप मुझे बताइए, मॉरल राइट कैसे है? जो स्वयं बेल पर है भ्रष्टाचार के चलते, वो आरोप लगाएंगे। मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से, 5 वर्ष चुप क्यों रहे? अगर कोई भ्रष्टाचार किया था तो कोई 5 मिनट का भी ऐसा वीडियो निकाल के दिखाइए, आरोप दिखाइए जहां पे किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन वो कह रहे 5 साल पूरे होने के बाद जब चुनाव आया तो पॉलिटिकल गिमिक, केवल जनता के बीच में जाके शगुफा छोड़ दो। अगर आरोप थे तो आप 5 साल क्या सोए हुए थे? ईमानदारी के साथ जयराम जी ने सरकार चलाई है प्रदेश में, और देश में मोदी जी ने चलाई है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और सुशासन युक्त सरकार दी है। यह भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस मॉडल है जो आज देश और दुनिया में जाना जाता है। अनुराग जी, प्रियंका गांधी, तो क्योंकि आपने नेहरू की बात की, तो प्रियंका गांधी तो कह रही हैं वो हिमाचल की बेटी हैं। उन्होंने जब यहां पर रैली की तो उन्होंने याद दिलाई इंदिरा गांधी की कि किस तरह इंदिरा गांधी खुद यहां पर रहना चाहती थी, बसना चाहती थी अंतिम दिनों में। तो एक तरीके से जो कनेक्ट कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है हिमाचल के साथ, और प्रियंका गांधी जो उनकी स्टार प्रचारक हैं इस पूरे चुनाव में, वो एक चैलेंज के तौर पर आप देख रहे हैं? प्रियंका जी हिमाचल की बेटी हैं। आप जो जो खिताब देने के लिए बोलोगे मैं सब देने के लिए तैयार हूं। क्या राहुल गांधी जी देने के लिए तैयार हैं? भारत जोड़ो यात्रा में तो प्रियंका जी को राहुल जी जोड़ नहीं पाए, तो भारत को क्या जोड़ने चले हैं? हिमाचल में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, भाई बहन तो इकट्ठे यात्रा में चल नहीं पाए जी। और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां मैं सह प्रभारी था, वहां पे महिलाओं के अधिकार की बात करती थी। कांग्रेस शासित राज्यों में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं, उनको मारने का काम होता है, वहां तो प्रियंका गांधी जी कहीं नजर नहीं आती हैं जी। यूपी के बाद तो आराम फरमा रही हैं। ये दोहरी नीति क्यों है? चुनाव के समय कांग्रेस जागती फिर सो जाती है। जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। इनके लिए परिवार पहले है, फिर पार्टी है और अंत में देश है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए देश पहले, फिर राजनीतिक दल पार्टी, अंत में स्वयं। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो बीजेपी तो कहती है कि, और इसलिए मैं कहता हूं जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें भारत तोड़ने वाले तत्व सारे शामिल हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो नारे लगाते थे भारत तेरे टुकड़े हों हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो उसका हिस्सा है जी। जो कहते थे कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जो पोस्टर चिपकाते थे जेएनयू में और नारे लगाते थे, आज वो उसी पार्टी में है जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात करती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी है। और ये हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जो देवभूमि के साथ वीरभूमि कहलाता है। यहां के नौजवानों ने किसी भी युद्ध में हो अपनी सबसे ज्यादा शहादत दी है। कारगिल में सबसे ज्यादा शहादत दी है। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो 2 हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार हुए। पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए। हिमाचल की भूमि इनको स्वीकार कैसे करेगी? जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, 10 साल तक कांग्रेस ने नहीं दी। मोदी सरकार आई, 3 साल में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर दे दी। राफेल विमान खरीद कर दे दिया। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर बाकी आईएनएस विक्रांत जैसे युद्धपोत बनाकर दे दिए। ये दुनिया से खरीदते थे, कमीशन खाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला रक्षा सौदों में भारत था।
लेकिन आज भारत आयात करने वाला नहीं, निर्यात करने वाला रक्षा क्षेत्र में बना है, तो नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत में बना है। यह अंतर है जी। अनुराग जी, तो ऐसा लग रहा है कि फिर बीजेपी जो बात कहती है कि राहुल गांधी जहां जहां पर आते हैं बीजेपी को फायदा होता है, अब अगर हिमाचल में राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो कुछ नुकसान हो रहा है उसका? प्रियंका जी आ रही है, यूपी में आई थी, अब खाता देखिए, केजरीवाल जी का खाता भी नहीं खुल पाया और इनकी भी वही हालत है। और जमानतें जब्त हुई जी सारी सीटों पर। हिमाचल में भी वो रहने वाले नहीं है जी। हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है कि विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। अनुराग जी, परिवारवाद की क्योंकि आपने अभी बात की कि परिवार की ही सोचती है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने तो अब अपना अध्यक्ष भी बना लिया है, चुनाव करके बनाया है। खड़गे जी अब गुजरात जा रहे हैं, दिखा भी दिया उन्होंने कि गांधी परिवार से निकल करके अब हम किस तरह से चुनाव करते हैं। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग तो कभी ऐसा चुनाव कर ही नहीं पाए हैं अध्यक्ष पद का, जैसा उन्होंने करके दिखाया। तो एक तरीके से परिवारवाद से निकलकर बाहर ये नई कांग्रेस जो अपने आप को दिखा रही है, इसका असर कुछ दिख रहा है अब? आप जितने मर्जी मुखौटे ले लें, पीछे चेहरा वही रहेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे, लेकिन 10 जनपद से चलते रहे। ये मैं नहीं, देश जानता है जी। खड़गे जी जितने दिन भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, कहां से चलने वाला रिमोट कहां है वो मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये देश की जनता बहुत समझदार है। अनुराग जी, क्योंकि मैं इसी पर फिर से आऊंगी, परिवारवाद, एक परिवारवाद का मुद्दा जो बीजेपी हमेशा उठाती है, तो ऑपोजिशन कहती है कि आपकी पार्टी में भी ये सब चीजें हैं। आपको नहीं लगता कि कोई भी अगर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, मेहनत करके बढ़ा रहा है, उसकी कोई कर्म भूमि है, उसको वो आगे लेकर जा रहा है, और तमाम तरीके से जिस तरह और भी नेता खुद को आगे बढ़ाते हैं अपने कर्तव्य बल और कर्म पथ पर आगे चलकर, तो क्या उसको भी आप परिवारवाद की श्रेणी में डालेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने मैं कई बार इसके बारे में कहा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस पार्टी है, रीजनल दल के और ऐसे हैं, जहां एक परिवार के एक व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरी पीढ़ी आ गई। ये कब्जा पार्टियों पे जो कर रखा है, ये लोगों ने नहीं चुनकर दिया, इन्होंने पार्टी पे कब्जा किया है। ये परिवारवाद है। जो चुनाव लड़कर आता है वो तो जनता उसको चुनती है, और कहीं एक परिवार के 4-4 सदस्य तो नहीं लड़ रहे, तो वो परिवारवाद हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है, जनता उसको जिता रही है, हरा रही है, तो उस पर तो आप नहीं गिनेंगे उसको। हिमाचल पर मैं वापस लौट करके आती हूँ। हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी के बारे में सभी को पता है, एक अनुशासित पार्टी है। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, थोड़ा सा बीजेपी की इस छवि को धूमिल करती हुई दिखती हैं कि जब बागियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, उनको मनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष से लेकर तमाम लीडर्स लगातार फोन पर बात कर रहे हैं, असंतुष्टों को मनाने की कोशिश हो रही है, फिर भी वो मैदान में डटे हुए हैं। इसका कितना नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी से ये उम्मीद जनता नहीं करती उस पार्टी से। नहीं, कोई भी बागी खड़ा होगा तो कई सीटों पर आपको आंकलन करना पड़ेगा, कहां फायदा कहां नुकसान है। ऐसा नहीं कि हर कोई खड़ा तो नुकसान ही है, कई जगह उसका फायदा भी होता है। लेकिन कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी पार्टी का कोई बागी उम्मीदवार खड़ा हो, क्योंकि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया है तो उसको मानना चाहिए, और जो संगठन से कार्यकर्ता आता है उसको तो बिल्कुल इसका जो ऊपर से तय हुआ उसको मानना ही चाहिए। कोई कारण नहीं उसका विरोध करें। हो सकता है किसी में 19-21 का अंतर हो, कोई दूसरा भी जीतने की क्षमता रखता हो, लेकिन टिकट तो एक को ही मिल सकते हैं। कुछ दिनों पहले आपका एक रैली का जब आप संबोधित कर रहे थे जनता को, एक तरीके से आप काफी भावुक हो गए थे। लोगों ने देखा कि आप लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे, क्या वजह थी उसकी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में से है जिसने शुरू में सरकारें हिमाचल में बनाई। हमारे यहां पर 2.5 साल सरकार चलती थी, उससे ज्यादा नहीं चलती थी। 1998 में गठबंधन में हमने सरकार चलाई, 5 साल चलाई और रिकॉर्ड चलाई। धूमल जी ने उस समय सड़कों वाले मुख्यमंत्री, बिजली वाले मुख्यमंत्री, विकास वाले मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम फिर ऐसे ही विरोध में कुछ लोग खड़े हुए, सरकार चले गई। लेकिन हम फिर जब सत्ता में आए तो विकास के फिर नए आयाम स्थापित किए। उद्योग भी हिमाचल प्रदेश में लगा, तो 1 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औद्योगिक पैकेज दिया, तब जाकर 4 लाख लोगों को से ज्यादा यहां पर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राइवेट क्षेत्र में मिले। अब भाजपा ने विकास किया सदा आकर, और जब इस तरह से कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसका नुकसान होता है। हमारे लिए बड़ी बात है कि यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी,
और अगर वो किसी रूठे को मनाने का काम करते हैं उसको स्वागत करना चाहिए, सबको जानते हैं। वो एक बार अनुरोध करेंगे, लोग बैठ जाएंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं, रिकॉर्ड सीटों से जीतने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। जयराम जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम पिछले 5 वर्षों में किया है, हम उसको जन जन तक लेके जाने वाले हैं। क्योंकि आपने धूमल जी का नाम लिया, तो धूमल जी और का... जो आपने ये सवाल धूमल जी के बारे में नहीं, आपने सभा के बारे में पूछा था, उसमें इमोशनल क्यों हुआ आपने शायद ये पूछा। और मैं वही बता रहा था कि कार्यकर्ता यहाँ के पार्टी को सींचने में, यहाँ तक लाने में बहुत सफल हुए। 2017 में जब हम उस सीट पे हारे तो शायद ही कोई व्यक्ति अपने पोलिंग बूथ पर वापस जल्दी जाता होगा। 2-2, 3-3 साल भी कई बार नहीं जाते लोग। धूमल जी हफ्ते बाद पोलिंग बूथ पर थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे, नए पोलिंग बूथों की रचना कर रहे थे, संगठन को मजबूत कर रहे थे। और उन कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में पूरी ताकत के साथ वहां पे संगठन को मजबूत किया, ठंड के मौसम में भी, भीषण गर्मी में भी। और उनको देखकर कि वो इस बार फिर कितनी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं, मन में एक प्रसन्नता हुई कि मैं किस पार्टी से आता हूं जहां पर इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो किसी भी स्थिति में चुनाव लड़कर जीतने के लिए तैयार हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यकर्ता भी हमारे पास हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि आपने धूमल जी का नाम लिया इस चुनाव में, तो वो नहीं लड़ रहे हैं जनता के बीच में, और जो उनके इतने भारी संख्या में समर्थक है, क्योंकि इतना ज्यादा उनका दबदबा है, इतने सालों तक हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ाव, वो एक कमी कुछ लग रही है। धूमल जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, और लोकप्रिय नेता का पार्टी को हमेशा लाभ मिलता है, इस चुनाव में भी लाभ मिलेगा। किसी भी भूमिका में रहेंगे, धूमल जी ने बहुत लंबा समय हिमाचल की राजनीति की, संगठन को मजबूत करके सही मायने में सत्ता में वापस लाने का काम 3 बार उन्होंने किया है, और ये अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसका लाभ भी हमें पूरे प्रदेश में मिलने वाला है। अनुराग जी, मैं ऑडियंस के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो आपकी पार्टी ने शुरू होने से पहले एक तरीके से उसको खत्म कर दिया यहाँ पर, लेकिन हिंदुत्व का जो कार्ड इस वक्त देश में चल रहा है, गुजरात से लेकर हिमाचल तक, लक्ष्मी गणेश का नाम आ रहा है, जनेऊ धारण किया जा रहा है, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि ये तो अब तक बीजेपी का ट्रम्प कार्ड हुआ करता था, अब हमने इसमें दावा ठोक दिया है। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों में और हमें अंतर क्या है? बाकी लोगों को चुनाव के समय याद आते हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं भारतीय संस्कृति और धरोहर को बचाने का, संवारने का और उसके आसपास अर्थव्यवस्था खड़े करने का, आस्था के केंद्र को और मजबूत करने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भव्य और दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया, भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बनाई, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, और अब अगले साल अयोध्या धाम यानी कि रामलला का राम मंदिर बनाकर भी देश और दुनिया को समर्पित कर देंगे। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है जी, इनके साथ अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। आज सोमनाथ मंदिर में पहले से 5 गुना ज्यादा लोग आते हैं, केदारनाथ में भी 6 गुना ज्यादा लोग आने शुरू हुए, क्योंकि आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया है, सुविधाएं दी हैं, और काशी विश्वनाथ में तो लगभग 10 गुना ज्यादा पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बल मिला है। आस्था का केंद्र तो बने ही, अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने का भी काम किया है। योग आपको स्वस्थ रखने के लिए भी तो दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का है। वैक्सीन बनाई भी 170 देशों को देने का काम भी हमने किया है। तो भारत को एक नई छवि देने का और नया रूप देने का काम मोदी ने किया है। यह नए भारत की पहचान है, जो आत्मनिर्भर भारत से बनकर भारत की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये नए हिंदू बनने की होड़ क्यों लगी है? क्योंकि केजरीवाल जी के ही नेता मंत्री भरी सभा में कहता है, हिंदू नेताओं को गाली निकालता है, हिंदू देवी देवताओं को गाली निकालते हैं, उनको छोड़ने की बात करते हैं, और उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है क्योंकि केजरीवाल जी को इसमें अपना नुकसान नजर आता है। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पिछले 8 वर्षों में मौलवियों को तो 18,000 रुपया देते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को और चर्च के पादरियों को कुछ नहीं देते जी। ये फर्जीवाल हैं, और इनके काम ऐसे हैं
कि नाम शिक्षा मंत्री, काम शराब घोटाले का। मुख्य आरोपी शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में और किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। इनके स्वास्थ्य मंत्री को पंजाब में इस्तीफा क्यों देना पड़ा 2 महीने में? भ्रष्टाचार में नाम आया। इनके 6 महीने जेल में क्यों रहे इनके स्वास्थ्य मंत्री? भ्रष्टाचार में नाम आया दिल्ली में। इनके एक के बाद दूसरे मंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचार में इनका नाम आया है। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नजर आते हैं। यह अरविंद केजरीवाल की पहचान है। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी अगर सवाल पूछना चाहें अनुराग जी से। मेरा कहना यह है कि डबल इंजन की सरकार की हम बात करते हैं। वाई डज हिमाचल ब्लाइंडली फॉलो सेंटर? वाई कांट हिमाचल जो अपना स्वॉट एनालिसिस करे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ताकि उस इंजन को ज्यादा ताकत मिले। हम इतना सेंटर पे क्यों डिपेंडेंट हैं? कोई भी सरकार, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली बीजेपी। मैं आशा करता था कि आप इस सवाल को पूछने से पहले अध्ययन स्वॉट एनालिसिस कर लेते, तो आपको पता चलता कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। उसका मतलब यह है कि हिमाचल को हर योजना में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, 40% तक, और 60% केंद्र देगा। मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बिन मांगे हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा किसी ने वापस दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। अब हिमाचल को 10% पैसा देना पड़ता है, केंद्र 90% पैसा देता है। यानी कि हिमाचल की अगर कमाई कम भी है तब भी ज्यादा योजनाओं में भागीदारी हो सकती है। और यही कारण है आज एम्स भी है, पीजीआई भी है, 6 मेडिकल कॉलेज भी है, रेलवे लाइन भी है, 4 लेन हाईवे भी है, वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, और ऐसी अनेकों परियोजनाएं IIM IIIT से लेकर IIT तक है। क्योंकि हिमाचल की हिस्सेदारी में केवल 10% देना पड़ता है। मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल पर ज्यादा बना रहता है और इसका तो स्वागत करना चाहिए कि मोदी जी ने अपने हिमाचल को दूसरा घर माना और हिमाचल के विकास में 4 चांद और चहुमुखी विकास करने में योगदान दिया है। आपने बहुत अच्छे से पक्ष रखा है और अचीवमेंट्स भी बताई हैं पिछले 5 सालों की सरकार की। क्या जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री का चेहरा है अगर बीजेपी पावर में आती है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और नाम भी चल रहा है? एक बीजेपी का कार्यकर्ता कभी यह तय नहीं करता कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व जरूर करता है। जयराम जी अभी भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में 5 साल सरकार चली और ये चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटों का इस वक्त आंकलन है भारतीय जनता पार्टी का, या अभी ये बहुत जल्दी है ये पूछना? भारतीय जनता पार्टी मैदान में भी है और मैदान फतेह करने के लिए भी तैयार है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि पिछले 5 वर्षों का कामकाज यहां पर जयराम जी की सरकार का बहुत शानदार रहा। कोविड के समय हमने एक पहली डोज, दूसरी डोज देश में नंबर 1 पर लगाई। हर घर को हमने रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली, पानी, शौचालय, गरीब को पक्का मकान और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई कारण नहीं है कि हम लोग वापस सत्ता में ना आए अगर हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, डबल इंजन की रफ्तार के साथ विकास किया है। तो मैं तो यही कहूंगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। और जो पहाड़ी क्षेत्र में हम बैठे हैं, क्योंकि कभी आप सेब की बात करते हो, कभी पहाड़ों की बात करते हो, तो डबल इंजन की सरकार में तो एक तो बात आती है कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। और इसकी वजह क्या आपको लगती है कि क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त यहां पर लीडरशिप का अभाव दिख रहा है, उसका फायदा मिल रहा है आपको? क्योंकि ऑपोजिशन अगर वीक है तो पार्टी को फायदा है। कई बार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर ना हो और एक बराबरी के नेता हो तो उसमें भी घमासान मचा रहता है। तो कांग्रेस के क्या हालात, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमने एक कुशल नेतृत्व देश और प्रदेश में दिया है, सुशासन दिया है, विकास दिया है। उसके बलबूते पर हम फिर आएंगे, कमल खिलाएंगे और अगले 5 वर्षों में हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। नए भारत में नंबर 1 हिमाचल बनाएंगे। इस वक्त ऑपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा, कर्मचारियों की, अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश और देश के विकास में है और समय समय पर महंगाई भत्ते से लेकर बाकी सब निर्णय हमने लिए ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी 60 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए हमने पेंशन की योजना दी, बिजली के बिल माफ कर दिए, पानी के बिल माफ कर दिए, और तो और चहुमुखी विकास करने का काम किया। ओपीएस का भी कोई ना कोई रास्ता कभी ना कभी निकल जाएगा, लेकिन हमें देश को भी आगे बढ़ाना और हिमाचल को भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बचाना भी है, आगे बढ़ाना भी है। और सभी का विकास,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और प्रयास में कर्मचारियों के प्रयास भी होंगे और हिमाचल का चौमुखी विकास होगा। अनुराग जी, नमस्कार अनुराग जी, एक सवाल मेरा भी है आपसे। अनुराग जी, एक टूर्नामेंट यहाँ चल रहा है, एक टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ आप उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी जीत जाए, वहां आप उम्मीद कर रहे हैं भारत जीत जाए, वो जो वर्ल्ड कप चल रहा है। आप राजनीति के भी खिलाड़ी हैं और आप क्रिकेट के भी खिलाड़ी हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। यहां पर भी एक अजीब कनेक्शन है, आप क्रिकेट से जुड़े रहे, यहां पर कांग्रेस की बागडोर जिनके हाथ में है, राजीव शुक्ला जी, वो भी क्रिकेट से जुड़े रहे। राजनीति में आप दोनों विरोधी हैं, वो आपको हराने के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको हराने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के जो क्रिकेट के रिश्ते हैं उसकी भी यहां पर मीडिया में खूब चटकारे लेकर चर्चा हो रही है कि भाई आप दोनों जो हैं यहां पर लड़ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में होती है तो आप एक हो जाते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर आप बीसीसीआई के चुनाव को भी देखेंगे, हम कभी आमने सामने भी हुए, तो बीसीसीआई में चुनाव के बाद भी हमने सबने इकट्ठे मिलकर काम किया। प्रदेश में भी हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते होंगे, पार्लियामेंट में मैं अपनी बात, अपना पक्ष रखता हूंगा, तीखा प्रहार भी करता हूं, लेकिन उसके बाहर तो हम भारतवासी हैं, भारत के लिए काम देश में करते हैं और प्रदेश में हिमाचल के लिए काम करते हैं। वहां क्रिकेट बोर्ड के लिए काम देश के लिए करते होंगे, यहां अपने अपने दलों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब हम चुनकर आते हैं, कोई कांग्रेस का हो, किसी दल का हो, हम विकास में सबका सहयोग लेकर सबका साथ, सबका विकास, इसी में ही विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, डीडी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में बातचीत के लिए। और समय की बाधा है, जल्दी से अगर आप सवाल पूछें। एक सवाल छोटा सा है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था की आपने बात की, फाइनेंस में भी आप मिनिस्टर रहे। हिमाचल की जो सबसे बड़ी समस्या आज की है, मुझे लगता है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हिमाचल पर जो कर्ज है जो अब 60-70 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप कोई फ्यूचर देखते हैं इस स्थिति में कि हिमाचल के इस कर्ज को केंद्र सरकार बेल आउट कर सकती है, या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे कि हिमाचल प्रगति के रथ पर आगे बढ़ सके? हमने हिमाचल प्रदेश को, जहां देश के अन्य राज्यों को भी दिया, हिमाचल प्रदेश को 500 करोड़ रुपया पहली किश्त, पहली बार जब दिया, फिर 500 करोड़ फिर दिया, 50 वर्ष के लिए बगैर ब्याज के दिया है, 50 साल बाद वापस करना है, 1000 करोड़ ऐसा दिया, ये भी मदद की। विशेष राज्य का दर्जा दिया तो हिमाचल पर बोझ भी कम किया, नए और बड़े प्रोजेक्ट दिए तब भी हिमाचल के विकास में योगदान दिया। आगे भी हिमाचल प्रदेश को जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। देश भर के राज्यों में अगर 50% रेलवे की परियोजनाओं में लगता है राज्य का, यहां पे हमने 25% पे किया है, बाकी परियोजनाओं में 10% केवल हिमाचल से लिया है। एडीबी, वर्ल्ड बैंक और बाकी योजनाओं के माध्यम से विश्व बैंकों से भी पैसा दिलाने का काम किया है। आगे भी हिमाचल प्रदेश का हम पूर्ण सहयोग करेंगे। जहां तक कर्जा मुक्त करने की बात है, मैं इतना ही कहूंगा, हर राज्य को अपने आय के संसाधन बढ़ाने चाहिए। हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से, शिक्षण केंद्रों की दृष्टि से और इको फ्रेंडली जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आईटी या बाकी क्षेत्र हैं, डेटा सेंटर्स हैं, इन सब में हिमाचल बहुत अच्छा कर सकता है। एडवेंचर टूरिज्म से लेकर रिलीजियस टूरिज्म से लेकर बाकी सब बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो उस दिशा में हिमाचल को अपना काम भी करना चाहिए ताकि आय के स्रोत भी हमारे बढ़े और हम कम से कम कर्जा लेकर अपने राज्य का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें। आप एक सवाल यहां से जल्दी से। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कांग्रेस ओपीएस की बात कर रही है, उनका मेन एजेंडा ही वो है कि हम ये करेंगे। मुझे नहीं पता वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है या सच में हो रहा है, बट अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा? उन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा विकास, विकास और विकास है और हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास करना है। और मैं फिर एक बार आपको दोहरा दूं, कांग्रेस ने जितने वायदे पहले किए थे उसमें से कोई पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में हर परिवार से रोजगार देने की बात की, नहीं दिया। बाकी राज्यों में कर्जा माफ करने की बात की, नहीं किया। लेकिन हम सत्ता में आए, हमने कभी नहीं कहा था, हमने फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि से 6-6 हजार रुपया हर किसान के खाते में डालने का काम किया। 2,20,000 करोड़ रुपए का अब तक लाभ हम किसानों को दे चुके हैं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़े, हमने किसान के ऊपर कोई बोझ रीमा जी नहीं पड़ने दिया। इस साल 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी एक साल की केवल यूरिया की है। यह अपने आप में दिखाते हैं हम किसानों को समृद्ध संपन्न भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये वोट बैंक के लिए नहीं करते, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, तो कहीं पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। हम महिला सशक्तिकरण नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट में भी विश्वास करते हैं। महिला नेतृत्व विकास हो, केवल महिला विकास ना हो।
कांग्रेस से जो लोग टूट कर आए, क्योंकि असंतुष्टों का खेमा जो है वो सबसे ज्यादा इसी को मुद्दा बना रहा है कि हम लोग लगे रहे 5 साल तक, इतने वर्षों हमने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जो लोग तुरंत इलेक्शन से पहले आते हैं दल बदल करके, उनको टिकट मिल जाती है। देखिए, कांग्रेस कभी 400 सीटों से अधिक वाली पार्टी थी, आज 45 सीटों की पार्टी रहेगी लोकसभा में। तो कांग्रेस से तो लोग निकल ही गए। अब लोगों के पास एक मॉडल मिला है, विकास का मॉडल, सुशासन का मॉडल, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट मॉडल। और ये भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को देख के दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, केवल कांग्रेस नहीं, बाकी राजनीतिक दलों के आ रहे हैं। और हमारी विचारधारा और हमारा मॉडल इतना मजबूत है कि हम बहुत कुछ समझ सकते हैं अपने आप में। मैं हेमंत बिस्वा जी की बात करता हूं, आज से 7-8 साल पहले आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी के सम के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ज्योतिरादित्य जी आए हुए, ऐसे बहुत सारे नेता आए हैं। कांग्रेस के 4 में से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट हिमाचल के आ गए हैं, कई पूर्व मंत्री आ गए, 4 सिटिंग विधायक आ गए। तो ये तो पार्टी ने ले लिया है। हमारी विचारधारा, हमारे विकास और हमारे सुशासन के मॉडल को लेकर साथ में चलेंगे और देश के विकास में, हिमाचल के विकास में लगेंगे। हमारा तो काफिला चला है, इसमें लोग जुड़ते जाएंगे। अब कोई सवाल नहीं ले सकते क्योंकि समय की बाधा है और उनको कई और विशेष कार्यक्रमों में भी जाना है, और आज का दिन बहुत ज्यादा अहम भी है। और अब चुनाव के मैदान में क्योंकि सब लोग उतरे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपका बहुत धन्यवाद खास बातचीत के लिए। अगर आप सबको मुझसे सहमत हो तो कमल का बटन 12 नवंबर को दबाए और भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में लाए। नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है, जहां चुनावों का ऐलान हो चुका है, तैयारी हो चुकी है और बस इंतजार है मतदाताओं के ईवीएम की दरअसल मशीन दबाने का, क्योंकि 12 तारीख को चुनाव है और 12 तारीख को जब यहां मतदान होंगे तो जनता फैसला करेगी कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार होगी। आमतौर पर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर बार लोग सरकार बदल देते हैं, लेकिन इस बार जो है बीजेपी ये कह रही है कि इस बार सरकार नहीं बदलेगी बल्कि रिवाज बदलेगा, ये जो बार बार सरकार बदलने का है। आपको याद दिला दूं, 5 साल पहले बीजेपी ने यहां पर एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी जिन मुख्यमंत्री पद के लिए जिन उम्मीदवार पर दांव लगा रही थी वो खुद चुनाव हार गए थे। उसके बाद बीजेपी में मालूम नहीं था कि क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और अचानक से एक नाम जो है जिसको डार्क हॉर्स कहते हैं, वो नाम सबके सामने आया और वो नाम था जयराम ठाकुर जी का। राष्ट्रीय राजनीति में लोग नहीं जानते थे, हिमाचल में उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, 5 बार लगातार चुनाव जीते थे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में लोग गूगल कर रहे थे कि दरअसल जयराम ठाकुर जी कौन है। और आज जयराम ठाकुर जी ने 5 साल पूरे कर लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार जब तक सरकार में वो रहे, पिछले 5 साल में हर 3 महीने में कांग्रेस कहती थी कि भाई सीएम बदलने वाले हैं, सीएम बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए और एक बार फिर दावा ठोक रहे हैं सरकार के फिर से वापसी का। और हमारे साथ जयराम ठाकुर जी खुद मौजूद हैं चुनाव पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। कैसा रहा 5 साल का सफर? देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, राजनीति में एक नहीं अनेकों उदाहरण है जो उम्मीद से हट करके भी चीजें होती हैं, और उम्मीद से हट करके चीजें पूरे देश के अंदर एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं, प्रदेश के अंदर एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव था जिसका आप जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है कि हम बहुत ऐसे प्रोफाइल में रहे हैं हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए, हमने कभी उछल कूद की राजनीति नहीं की और ना ही बहुत ज़्यादा मीडिया में इस तरह से आने का प्रयास किया। लेकिन मैं मंडल के ब्लॉक के प्रेसिडेंट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद स्टेट का प्रेसिडेंट, स्टेट का यूथ का प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्टी का प्रेसिडेंट होने के बाद कैबिनेट मंत्री के दौर में से सारी एक एक कदम से, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ करके हम यहां पर पहुंचे। ये इस बात को पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। और हिमाचल की राजनीति में ऐसा भी नहीं था कि जयराम ठाकुर को कोई जानते नहीं थे, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की राजनीति में जानते थे तो देश की राजनीति में भी जो हमारे संगठन के लोग तो जानते ही थे।
लेकिन जो एक परिस्थिति बनी उस परिस्थिति के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल जो हमको काम करने का जो मौका मिला, ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। आज तक के किसी मुख्यमंत्री को ऐसी कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजरना नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हम गुजरे। कोविड एक ऐसा दौर था, मेरा कहने का मतलब, ये सामान्य परिस्थिति का दौर नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया, कोविड की सारी सिचुएशन को भी हैंडल किया और बाकी सरकारों की तुलना में बेहतर काम किया। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आज जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात हम फिर से चुनाव के इस दौर पे खड़े हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी मैं इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बना करके ही छोड़ेंगे। ये जो आप दावा करते हैं कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा और आप दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, मुश्किल दौर रहा, आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आप कहते हैं कि हिमाचल की जनता एक बार फिर आपको वोट देगी? कोई तो ठोस कारण होंगे ना आपके पास ये गिनाने के लिए? देखिए, ठोस कारण एक नहीं अनेक है। सबसे बड़ी बात तो एक है कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे माहौल में हमने काम किया है जहां हिमाचल की संस्कृति को सम्मान करते हुए जो बदले की भावना से काम करने का एक रिवाज बन चुका था। यहां पर एक पार्टी आती थी तो बदले की भावना से काम करने लग जाती थी, दूसरी आती थी, वो परिस्थितियां सामने हमारे सामने, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं। और उस दौर में बहुत वक्त गुजरा, हमने उस रिवाज को बदला है। हम रिवाज बदलने की बात आज ही नहीं कह रहे, हम पहले दिन से रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं। ये दौर था, पहले यही होता था। और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में हमने फोकस होकर के जो है हमने काम किया, हमने गरीब के करीब रह करके काम किया, गरीब के साथ वास्ता रख करके काम किया, उसकी मुश्किलातों को समझा, उनको जाना, उसके समाधान के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की है। और आज इस बात को मैं दावे के साथ कर सकता हूं, जो गरीब वर्ग है, जो सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप उनके बीच में जाएंगे, आप यहां पर मिलेंगे, शिमला की मॉल रोड पे मिलेंगे, आप जाकर के शहर के किसी इलाके में मिलेंगे, वो हो सकता है कि वहां का परसेप्शन, वहां का बात कहने का कुछ और तरीका हो सकता है, लेकिन आप गांव सुदूर में इलाके में जाइए, हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है, गरीब आदमी की मदद हुई है, वो एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। और ऐसे में दूसरी बात, डबल इंजन का सरकार का जब हम जिक्र करते हैं, केंद्र के साथ काम करने में हमको जो सुविधा रही, उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक भावुक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता है, इमोशनल कनेक्ट है उनका। और वो कहते भी, इस बात का जिक्र भी करते हैं, मैं जब हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और हिमाचल के लिए 10,500 करोड़ रुपए के से ज्यादा के प्रोजेक्ट इन 5 साल के कार्यकाल में मिले। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिस प्रदेश के लिए जो केंद्र की जितनी भी हमारी योजनाएं होती थी 60-40 में हमको शेयर करना पड़ता था, कुछ 50-50 भी थी। लेकिन उसके बाद जब 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा हिमाचल की परिस्थितियां कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है और वहां पर इस प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए केंद्र को और मदद करनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि 40% और 60% का उस रेशो को बदल करके 90% केंद्र हिमाचल के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं के लिए देगा और 10% स्टेट देगा। तो बहुत बड़ी एक राहत मिली है, उससे हम हिमाचल प्रदेश में काम करने में हम काफी हद तक सफल हुए, मैं इस बात को कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार, दोनों ने मिलकर के जो काम किया है, और उन काम की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जमीन पर खड़ा किया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। अटल टनल रोहतांग जो 2024 में कहा जा रहा था, 2024 से पहले नहीं बन पाई, क्योंकि उसमें ऐसी सिचुएशन बन गई थी एक दौर में कि तय होने लगा था कि अब आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने मॉनिटर किया, उसको गति दी और आगे बढ़ करके वो 3,500 करोड़ रुपए की टनल बन करके पूरे देश के लिए समर्पित की। बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं मिलेंगी। और उसके साथ साथ में हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क वो हिमाचल प्रदेश में दिया, जिसमें लगभग 8 से 10,000 लोगों को, नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं उसमें होंगी।
और वंदे भारत जैसी ट्रेन, जहां हिमाचल प्रदेश में अभी कनेक्टिविटी ट्रेन की, हमारी रेलवे कनेक्टिविटी हमारे बॉर्डर के इलाके के साथ, यानी कि बॉर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस तक पहुंची है, लेकिन वहां से भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करना। तो ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे किसानों के खाते में पैसा आना, और केंद्र की योजना चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना है, इनका लाभ, और आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना को हमने और सैचुरेशन पर लेकर के गए। हमने आयुष्मान को फर्दर सप्लीमेंट करते हुए हिमकेयर की शुरुआत की। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां हर एक गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का हमने हेल्थ कवर दिया हुआ है। और उसी तरह से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने फर्दर उसको सप्लीमेंट करते हुए गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, जिसमें लगभग 3,30,000 के लगभग कनेक्शन हमने हिमाचल प्रदेश में दी। कोई घर नहीं छोड़ा जहां हिमाचल प्रदेश में गैस का चूल्हा नहीं है। और जहां 75 वर्षों में 7.5 लाख पानी के कनेक्शन घरों में लगे थे, वहां हमने सिर्फ 3 वर्षों में जल जीवन मिशन का जब ये काम शुरू हुआ तो उसके अंतर्गत जो है 8.5 लाख से ज्यादा 8,65,000 कनेक्शन घरों में पानी के दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश में अब की बार अगर रोड लेंथ की अगर बात कहें, तमाम रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं। 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। हमने 5,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में नई सड़कें बना करके रिकॉर्ड स्थापित किया। तो इसलिए एक नहीं अनेक चीजें हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं जो वजह बनेंगी हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने। आपने अभी कई सारी जो है योजनाएं गिनाई, मैं उन पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी मेरा दूसरा सवाल था जी, और मोदी जी आ गए, तो उस दूसरे सवाल में मोदी जी आपने जिक्र किया, तो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल यहां पर भी आप और बीजेपी जो हैं वो दरअसल मोदी जी के भरोसे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी की लहर तो पूरे देश में चलती है, उसका फायदा मिल जाएगा शायद बीजेपी को। लोग यही आकलन कर रहे हैं। देखिए, लोग आकलन क्या करते हैं वो एक बात है, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है। जो भी प्रांत चुनाव में जाता है, नरेंद्र भाई मोदी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा वहां पर एक फेस होता है, वहां एक बहुत बड़ा चेहरा होता है, और चुनाव लड़ने के लिए भी, चुनाव जीतने के लिए भी। और ये हिमाचल प्रदेश में भी होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि हिमाचल के साथ मैंने कहा ना, उनका एक इमोशनल कनेक्ट है। 100 बातें हो सकती हैं, कहीं कमी रह सकती है, लेकिन जहां मोदी जी आते हैं सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इसलिए उनका लाभ निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से प्रयत्न किया है, उसमें हम सफल हुए हैं। ईमानदार सरकार लोगों के लिए हमने इन 5 वर्षों में समर्पित की है, तो ये अपने आप में एक मुद्दा है। जब आप कहते हैं कि रिवाज बदलेगा, तो लोग कहते हैं कि वो तो जनता तय करेगी कि यहाँ के चुनाव का रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के रिवाज जो है वो बदलने शुरू कर दिए। आप लोग पहले आपने टिकट खूब सारी बदल दी, मतलब टिकटें काटने का रिवाज आपने बदल दिया, भारी पैमाने पर टिकट बदल दिए, अदला बदली कर दी। आपकी पार्टी में चलता था कि एक व्यक्ति एक पद की बात होगी, आपके 3-3 महासचिव जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद की आप कहते थे, परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन एक विधायक जी थे, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, किसी के रिश्तेदार को। तो वो कहते हैं कि ये तमाम रिवाज जो थे, जो सिद्धांतों के रिवाज थे, वो बीजेपी ने बदल दिए मध्य प्रदेश में पहले ही। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि देखिए अपने सिद्धांतों में कोई समझौते वाली कोई बात हुई, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन व्यवहारिक चीज तो सोचनी पड़ेगी, और चुनाव में टिकट देने की बात होती है, सभी पार्टियां उन लोगों को टिकट देती है जो जीत करके आ सकता है। विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक विषय रहता है, और उसमें निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी आकलन हुआ, असेसमेंट हुआ है, फीडबैक लिया गया है सब स्तर पर, और उसमें जो बेहतर लगता था वो किया गया। उसमें कुछ के टिकट कटे, कुछ को टिकट मिले, और मुझे लगता है कि वैसे भी हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में नए लोगों का आना वो अभिनंदन का विषय होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। और हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी में जो नए लोग आए हैं वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन फिर भी जो है, जब आप कहते हैं नए लोगों के आने की बात होगी, और जाहिर सी बात है आप टिकटों के बाद विनेबिलिटी की बात की कि जो जीत के लायक होगा, सवाल है कि इसमें महिलाएं जो हैं उनका विनिंग फैक्टर क्यों नहीं होता? अगर पिछली बार की बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि भाई 10 सीटें कम से कम हम हिमाचल में देंगे, लेकिन महिला मोर्चा बीजेपी के उसने 17 सीटें मांगी थी। आप लोगों ने 7 सीटें भी पूरी नहीं दी, 6 सीटें दी हैं महिलाओं को। फिर यह है कि यह भी बात आ रही है कि एक कैंडिडेट को यह कहना पड़ा कि भाई बेटी हमेशा बलि क्यों चढ़ती है।
तो ये जो चीजें हैं, लोग कह रहे हैं महिलाओं को, जबकि महिलाओं के वोट यहां पर हर बार महिलाओं के वोट ज्यादा पड़ते हैं। ओवरऑल भी देखेंगे तो 1 लाख महिलाओं के वोट ज्यादा हैं यहां पर, फिर भी महिलाओं को बीजेपी इतनी तवज्जो क्यों नहीं देगी? क्या लोग महिला को जिताते नहीं? विनिंग फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं मानता। जहां कुछ जगह जहां विनेबिलिटी की बात आती है तो वहां हमने महिलाओं को टिकट दिए हैं। और आप देखें कि कांग्रेस के कंपैरिजन में हमारे टिकट महिलाओं के लिए ज्यादा है। कांग्रेस वालों ने तो शायद, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक शायद एक ही टिकट है कांग्रेस पार्टी में, 2 टिकट कांग्रेस पार्टी, और हमारी पार्टी ने ज्यादा टिकट दिए हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि और ज्यादा इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं। आप जब ये कहते हैं कि बेरोजगारी की बात, आपने कहा कि रोजगार बढ़े, उसके लिए आपने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। अभी जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में देश के जो 3 सबसे खराब परफॉर्म करने वाले राज्य हैं उनमें है। इतनी भारी पैमाने पर कोई 8 लाख बताता है, कोई 10 लाख, कोई 11 लाख बेरोजगारी की बात करता है कि इतनी भारी बेरोजगारी है। ये लोग कह रहे हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। और कांग्रेस तो एक चुटकुला भी चला रही है, मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, वो कहते हैं कि 8 तारीख के बाद जयराम ठाकुर जी भी बेरोजगार होने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बेरोजगार खुद हुए पड़े हैं वो ये बातें कह रहे हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें उस संदर्भ में। जहां तक ये आंकड़े की बात है, ये बहुत ज्यादा एक इस प्रकार से एक ये विषय है, कोई 8 लाख बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 12, कोई 15 तक भी पहुंच जाते हैं। ये अपने अपने आकलन है। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। तो आपका आकलन एग्जैक्टली क्या है? हम इस बात को कहते हैं कि बेरोजगारी का नंबर इतना नहीं है। बेरोजगारी का नंबर जरूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जिनका बेरोजगार के नाते जो है रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है रोजगार कार्यालय में, लेकिन सही मायने वो काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हिमाचल में काम कर रहे हैं, हिमाचल से बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन उन सभी को मिला करके अगर इस चीज को हम देखें तो वो फिर भी उसके बावजूद भी एक आंकड़ा है जिसको जो हमारे लिए चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बेरोजगारी एक ये ग्लोबल इशू है, ये कोई देश का या प्रदेश का इशू नहीं हो सकता है, और हर चुनाव का मुद्दा होता ही है। और अब की बार फिर इसको कांग्रेस वाले इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हिमाचल के विकास के लिए लंबे लंबे भाषण देकर के कहते हैं कि ये हमारा दिया हुआ है, हमारा श्रेय है, हिमाचल हमारा बना हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष में लगभग 50 वर्ष के करीब जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। तो ये बेरोजगारी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में नहीं बढ़ी है। सर, जब आप तो उनका योगदान, उनको अपना योगदान इसमें स्वीकार करना है। अगर बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, और कांग्रेस पार्टी। ये सवाल मैं कांग्रेस से पूछूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है फिलहाल आप जब आप कहते हैं एक बेरोजगारी ग्लोबल मुद्दा है, जब आप कहते हैं कि भाई हर चुनाव में मुद्दा होता है, तो ऐसा लगता है कि जयराम ठाकुर जी एक भूमिका तैयार कर रहे हैं चुनाव के बाद कुछ कहने के लिए। क्योंकि जब उपचुनाव आप लोग हारे थे तब आपने कह दिया कि सेंटर की नीतियों की वजह से जो है ये हुआ, क्योंकि ये महंगाई, हाँ सेंटर मतलब आपने सेंटर नहीं, माफ कीजिएगा, आपने बेसिकली आपने कहा महंगाई और ये जो इश्यू है, ऐसा भी नहीं, इसकी वजह से जो है मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि पूरा उपचुनाव जिस तरह से उसके परिणाम आए वो सहानुभूति, श्रद्धांजलि और शोक सभाओं में वो सारा चुनाव दौर निकला है, और उसमें निश्चित रूप से उस चीज का एक इम्पैक्ट रहा है। हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक दल के नाते हमको चुनाव जीतना चाहिए था, परिस्थिति जो भी थी। लेकिन हमने इस बात को देखा कि प्रभावित वो चुनाव, अगर वो शोक और वो इस तरह की जो सहानुभूति का दौर नहीं होता, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि परिणाम अलग तरह के होते। और वो हमको एक समझने का अवसर भी मिला है, और उसके बाद हम सतर्क हुए हैं, हमने परिश्रम किया, वहां से कुछ सीख लिया बीजेपी ने। तो निश्चित रूप से देखिए, जीवन भर में सीखने के लिए जब भी कोई ठोकर लगती है तो सीखने को मिलता, तो मिला है, सीखा है, बहुत कुछ सीखा उससे। आपने अभी जैसे बेरोजगारी की बात की, आप लोगों ने जितने रोजगार दिए आपने इन सालों में, वो सब कहीं ना कहीं जाके अदालत में फंस गए, और आपकी सरकार जो है वो मामले जो है ठीक से निपटा नहीं पाई। ये आरोप विपक्षी लगाते हैं कि रोजगार तो आप दे रहे हैं लेकिन वो अदालत में जाके फंस जाते हैं नौकरियां, तो फिर क्या करें? और इसके लिए सबसे बड़ा दोष देता हूं मैं विपक्ष को देता हूं। हर कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू होती है तो उसको जो है वो कोर्ट में घसीटने की कोशिश करते हैं, और उसमें वक्त जाया हुआ और
बेरोजगार, मुझे लगता है कि हमसे नहीं, हमारी मंशा रोजगार देने की पहले दिन से रही है। हमने रोजगार दिए हैं। अगर उस पर सबसे बड़ी बाधा अगर किसी ने खड़ी की है तो कांग्रेस पार्टी ने की, अपने वकीलों को वहां खड़ा करके कागज लगा करके और वो उसको स्टे करना और उस तरह से उसको सारी प्रक्रिया को प्रभावित करना रिक्रूटमेंट की, और उस कारण से बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन इसमें अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के लोग हैं। यह है कि आपने अभी नल से जल की बात की, आपने कहा सब गांव में। फिर मैं आता हूं कि कांग्रेस जो है बार बार एक जो है चुटकुला, एक जो है पूरा कार्टून जो है वो पूरे प्रदेश में प्रचलित करने की कोशिश कर रही है कि यहां पर नल तो आ गया है लेकिन नल में जल नहीं आया। देखिए, ऐसा वो बात कह रहे हैं और कुछ तो कहना है उनने, लेकिन हकीकत है नल भी है और नल में जल भी है। ये सच्चाई है। और जितना काम इस बार जो है हमारा जल शक्ति मंत्रालय में हुआ है, आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, और पूरे देश भर में अच्छा काम हुआ है। और उसमें पूरे देश भर में हम इस मंत्रालय में जो काम करने की दृष्टि से रहे हैं तो हम पहले नंबर पर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उसमें हम हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर पूरे देश भर में रहे हैं काम करने में। तो ऐसे नहीं है, जमीनी स्तर पर उसका सर्वे हुआ है, उसकी स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है, उसके बाद फिर सारी इवैल्यूएशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद वो परिणाम हमारे सामने आए। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको लगता है कि जो नेशनल इशू है, और ये सवाल मैं खास करके इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने अपने जब युवा थे तब इन्होंने दरअसल जम्मू कश्मीर में एबीवीपी से जुड़े रहे थे, काफी काम किया था। अभी जो है कुलभूषण मांटा जो है, जिन्होंने कश्मीर में हिमाचल के एक जवान की जो है वहां शहादत हुई। हिमाचल वैसे भी वीर भूमि कही जाती है, यहां से सेना में इतने जवान जाते हैं, देश के लिए वो बलिदान भी अपना देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आतंकवाद जैसे इश्यूज जो हैं, क्योंकि यहां पर क्या इफेक्ट डालते हैं, या राष्ट्रीय मुद्दे, फिर जो है आतंकवाद के अलावा अलगाववाद का मुद्दा, क्योंकि खालिस्तान के नारे जो है यहां तक पहुंच गए, कभी ऐसा हिमाचल में होता नहीं था, ये सब चीजें यहां हो रही हैं, तो क्या ये मुद्दे भी यहां पे चुनाव में हैं? देखिए, इन चुनावों में इन मुद्दों को लेकर के बात तो होती है, लेकिन ये चुनावी मुद्दे तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद देश की सुरक्षा की अगर बात कहें तो इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से कश्मीर इशू को हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद हैंडल किया है, आज बहुत अंतर है जो आज से कुछ साल पहले हुआ करता था घाटी में। क्योंकि मैं वहां पर उस घाटी में, मैं जम्मू कश्मीर में वर्षों तक काम किया हूं, तो मैंने वहां परिस्थितियों को सुना नहीं, मैंने देखा है। आज की परिस्थिति में दिन रात, बल्कि 90s का दौर था जब वहां आतंकवाद क्लाइमेक्स पे था उस वक्त, जब सारे कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकाल करके जो सड़क पर फेंक दिया गया था। हमने उनको देखा जो करोड़ों रुपए के मालिक होते थे, बड़ी बड़े बंगले में रहते थे, उनको फुटपाथ पर हमने उनको सोते देखा। बहुत दर्दनाक वो घटना जिसको मैं कह सकता हूं, जो हमने अपनी आंखों से देखी। हमने उनकी मदद भी की उस वक्त पूरे सारे संगठन के माध्यम से जो किया जा सकता था। लेकिन ये बात सत्य है कि देश की सुरक्षा के लिए जो कदम जिस प्रकार से उठाने की आवश्यकता थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने उसमें बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। आप देखिए ना, पुलवामा में घटना होती है तो पुलवामा की घटना का जवाब जाकर के वहां पर एयर स्ट्राइक करके दिए जाता है पीओके में। जहां से षड्यंत्र किया गया था, जहां से साजिश रची गई, तो वहीं उनको दफन किया गया। और उड़ी में अगर रात के अंधेरे में हमारे 18 जवानों को मार दिया गया तो सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया गया। तो पहले जवाब देने की प्रक्रिया नहीं होती थी, यही होता था अगर यहां कोई आतंकवादी हाथ लग गया, उसको मार दिया, इतना पकड़ लिया, वही काफी हो जाता। तो उनके लगता था कि हमने पकड़ लिया, हमने मार दिया। अरे आतंकवाद अगर भारत की धरती पर है तो यहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। अगर भारत की धरती के बाद अगर वहां पर भी है, बाहर भी है, तो वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात का संदेश, इस बात का जो पहली बार पूरे देश ने ये संदेश जो है वो प्रधानमंत्री जी को देते हुए देखा। मैं ऑडियंस से सवाल लूं उससे पहले एक सवाल, जल्दी से एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन, उसके बाद मैं तुरंत ऑडियंस को। यहां पे जो है आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, दावेदार हैं कि नहीं है, उसको लेकर कंफ्यूजिंग जो है स्टेटमेंट कई बार आते हैं। कल ही बीजेपी ने एक ट्वीट किया, बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल, उसमें लिखा था सच्ची सेवा अच्छा काम, फिर से भाजपा मोदी जयराम।
इसका मायने तो यह है कि अगर बीजेपी आती है तो आप ही चेहरा होंगे, लेकिन फिर भी जो है कुछ कहीं कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं बीजेपी ये खुलकर नहीं बता पा रही है कि भाई उनका चेहरा कौन होंगे। आप हैं क्या चेहरा? देखिए, मेरा काम हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में हिमाचल के लोगों के लिए काम करना, बेहतरीन काम करना, हिमाचल के लोगों की सेवा करना, हिमाचल को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना, ये था, वो हमने किया है। और उसके बाद अब मेरा काम ये है, चुनाव का दौर शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश में, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाना, और उसके बाद आगे का काम पार्टी का नेतृत्व करता है मेरा, और ये नेतृत्व ये अगला काम हम उन पर छोड़ते हैं। जो भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा वो हमको मंजूर होगा। ठीक है, अनुशासित सिपाही की तरह आप बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी में इस बार उतना अनुशासन दिखा नहीं है, अनुशासित पार्टी में। लेकिन जी, सवाल मैं जनता की तरफ से ले लेता हूं। यहाँ पर जी कोई सवाल यहाँ से जनता की तरफ से आएगा मुख्यमंत्री जी के लिए। जी अश्विनी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी। आप राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अभी तक, और आप जैसे कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आने के बाद आप ही चेहरा होंगे। कांग्रेस का सबसे बड़ा, मेरा नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉमिस जो आ रहा है कि महिलाओं को 1500 रुपया पर मंथ, 18 से 60 साल की उम्र की जितनी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, आप ये समझते हैं कि एक तो ये बताइए कि कितनी लाइबिलिटी हो सकती है स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल, क्या ये प्रैक्टिकल भी है? फ्रीबीज बहुत आ रही है यहाँ पे वादे। देखिए, इस बात को बड़ा मैं स्पष्ट कर रहा हूं। एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बहुत लंबा सफर करके यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने घोषणा की। पहले तो प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आपके वहां तो माइंस मिनरल्स हमसे बहुत ज्यादा है, वो प्रदेश ऐसा है हमारी तुलना में बेहतर है वो फाइनेंसिस की अगर दृष्टि से अगर हम बात करें, क्या वहां पर वो दे रहे हैं? प्रश्न ये पैदा होता है। क्या दूसरा प्रदेश पूरे देश भर में एक ही और बचता है, वो राजस्थान है, क्या वहां पर वो दे रहे हैं महिलाओं को? जब वहां नहीं दे रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में लोगों को गुमराह करने की बातें होती है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, एक नेता कांग्रेस के यहां पर वो बहुत जल्दबाजी में है, बहुत तेजी में है, बहुत दौड़ना भागने की उनकी ये रहती है कि मैं आगे कैसे दिखूं, और उनने घोषणा कर दी। कांग्रेस के एक नेता ने सोशल मीडिया में पब्लिक मीटिंग में बड़ा भाषण दे दिया, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और उस पार्टी में हमको वही कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते जो कहा मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं। उनके ही नेता ने जवाब दिया। फिर उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना दिया कि ये हमारे लिए अब इज्जत का सवाल है और ऐसे में ये करना ही होगा। फिर वहां के मुख्यमंत्री से बात करने के बाद जो है उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की अगर हम बात कहें तो मैं कहता हूं ये बिल्कुल भी हिमाचल की वर्तमान परिस्थिति में संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मुझे लगता है कि लगभग ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है वो कई हजार करोड़ रुपए, मैंने कैलकुलेट इस तरह से नहीं किया टोटल सारा चीज को लेकर के, अगर इसकी कैलकुलेशन है तो कई हजार, इस स्थिति में ही नहीं है। मैं आपको बड़ा साफ कह रहा हूं, उस स्थिति में है ही नहीं हिमाचल प्रदेश। और दूसरी बात, जहां उन्होंने ये सारी चीज की है, फार्म भर रहे हैं आजकल कांग्रेस के लोग जा करके, और हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी टेकअप किया है ये सारा मामला कि चुनाव के दिनों में महिलाओं के फार्म भर करके उनको ये कहा जा रहा है कि आप दस्तखत करिए, उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे। अगर ये आपने दस्तखत नहीं किए तो आपको 1500 रुपए महीने के नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से गुमराह करने का छोड़ देना चाहिए। हिमाचल बहुत पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन यहाँ लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत जागरूक, वो अच्छी तरह से समझते हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूं, जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद से, उसमें वो सफल नहीं। लेकिन ओल्ड पेंशन दे रही है टेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन एक मुद्दा है। देखिए, ओल्ड पेंशन के बारे में अगर आपने शुरू कर दिया, ओपीएस की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों के हित के लिए जो हम वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में हम जो कर सकते थे हिमाचल प्रदेश में हमने किया है और बेहतर किया है, इसको कर्मचारी भी मानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या का अगर हम जिक्र करें, वो भी एक नंबर है, ऐसा एक साइजेबल नंबर है। और पूरे देश के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को अगर हम देखें तो हिमाचल पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कर्मचारी उस दृष्टि से है। हमने हर हित की, मतलब उनके हर हित का जो है ख्याल रखा है कर्मचारियों का, उसमें हम सफल भी हुआ, हमने काम किया है। जहां तक ओपीएस की बात, मेरा मूल प्रश्न ये है कांग्रेस को उन मित्रों से, ये लागू किसने की थी?
ये लागू तब हुई थी हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिनके नाम पर आज भी वह दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वोट उनके नाम पर मांग रहे हैं। अगर उस नेता के प्रति अगर इतना सम्मान है, उतनी श्रद्धा है, कम से कम उनकी एक जो कमिटमेंट, जो उन्होंने एक निर्णय लिया, उस निर्णय पर उनको जो है, मुझे लगता है कि उनके सामने प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। आज दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज वो इन बात को लेकर के वो दुनिया से चले गए, हमारी बात को सुन नहीं सकते, इसलिए हमने उनके निर्णय का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, हिमाचल पूरे देश भर में ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य था। क्या जल्दी थी? बहुत सारे राज्यों ने जो है वो 8 महीने के बाद एमओयू साइन किया, कई राज्यों ने 5 महीने के बाद किया, कई राज्यों ने 6 महीने के बाद किया। उसके बाद 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने। अगर ओपीएस लागू करने की अगर इनकी नीयत साफ थी तो उस वक्त लागू क्यों नहीं किया? प्रश्न ये भी तो है। उस वक्त उनको लगता कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता, तो उस वक्त लागू करते, नहीं किया। ये 20 वर्षों के बाद क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, जिन 2 राज्यों ने घोषणा की है, क्या उन्होंने ओपीएस को पूरा अंजाम दे दिया? क्या सिर्फ कागजी रस्म की है, फॉर्मेलिटी की है? और मैंने दोनों मुख्यमंत्री को वहां के देखा है प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़ करके कि हमने घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये लागू हम नहीं कर पा रहे हैं जब तक केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा, केंद्र की मदद नहीं मिलेगी। जब लागू नहीं कर सकते हैं केंद्र के सहयोग के बिना, तो ये घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक। तो दूसरी बात, आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं, हम जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, हमने बहुत डिटेल डिस्कशन इसके साथ प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व के समक्ष किया है और उनने सारी बात को सुना है। समाधान इसका निकलेगा तो निकालेंगे तो नरेंद्र मोदी जी, और समाधान इसका निकालने के लिए हमारे सिवा दूसरी पार्टी, केंद्र में तो कई दशकों तक कांग्रेस नहीं आ सकती है, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और इसलिए कर्मचारियों को इस भाव को समझना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो समझेंगे। हम ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पक्ष जो है, इस पक्ष को सुनने के पश्चात इस पक्ष को जो है केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख करके इसका कोई समाधान निकले। ईमानदार प्रयास होगा हमारा, कोई समाधान इसमें। चलिए ठीक है, कोई और ऑडियंस की तरफ से सवाल? जी। तो आउटसोर्स कर्मियों का जो चलन अभी बढ़ा है प्रदेश में, और जो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और लेबर लॉज की अवहेलना हो रही है, उसके बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है? और व्हाट इज योर प्रपोजल फॉर स्कीम वर्कर्स? थैंक यू सर। जी। देखिए, जहां तक जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये भी एक बहुत साइजेबल नंबर है, लगभग 35,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है। जो एजेंसीज के माध्यम से हम इनको लगाते हैं, हमने कमिटमेंट की है, हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और उनको लागू करने की दिशा में हम अपनी कमिटमेंट के साथ आएंगे आने वाले समय में। मुझे लगता है उसमें एक ही बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो आउटसोर्स में लगे हैं उनको साथ जो पैसा कटता है उसमें कहीं जगह कठिनाई उनको आ रही है, पैसा जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जिस समय मिलना चाहिए उसमें विलंब होता है, ऐसी टेक्निकल चीज़ों को लेकर के है। इसलिए हमने उसका एक रास्ता निकाला है उसमें कि एक कॉरपोरेशन जो है इस गवर्नमेंट के अंडर, वो इस काम को, इसको हम डेडिकेट करेंगे इस काम के लिए, और मोर और लेस इसको हम हरियाणा की तर्ज पर, और वो कॉरपोरेशन में जो पैसा जो करता है उस पैसे को भी हम काटने का प्रावधान उसमें नहीं रखेंगे, और उसके बाद सीधा कर्म जो हमारे आउटसोर्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पैसा हम दे सकें, एक ये बात सीधी है। और उसके बाद फिर आने वाले समय में उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, सुरक्षित कैसे हो, उसका भी मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए उसमें प्लान किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने सोचा है, जो आज से पहले कभी भी किसी भी सरकार ने सोचा नहीं, और यही एक मैदान था जहां सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को खड़ा किया गया था और मुकुट दिया गया था, तलवार दी गई थी यहाँ पर पूर्व सरकार के उस वक्त के मुख्यमंत्री को, और कहा था कि नारा लगाओ कि 7वीं बार राजा सरकार, ऐसा कुछ बोला था नारा, कुछ ऐसे कुछ यहाँ स्लोगन लगाए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके लिए किया कुछ नहीं। तो हम ईमानदारी से प्रयत्न करें कि उनकी भविष्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, और उसके साथ साथ में उनके साथ जो अन्याय होता है, जो प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके माध्यम से, उसको ठीक कैसे किया जाए। ओके, जल्दी से मैं आखिरी सवाल पूछ लेता हूं जल्दी से जयराम जी। यहां पर बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री रहे, शांता
कुमार जी को यहां पर लोग पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जो है याद करते हैं कि पहले पहाड़ों पे पानी नहीं होता था, उन्होंने ये स्कीम चलाई। प्रेम कुमार धूमल जी को यहां सड़क वाले सीएम के रूप में लोग याद करते हैं कि सड़कें उन्होंने गांव-गांव बनाई। अभी तो आपका सफर जारी है, लेकिन आपके इस 5 साल को हिमाचल की जनता किस रूप में याद करेगी? देखिए, इस सारी चीज को मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता हूं, ये लोगों पर छोड़ देंगे। लोगों को जो कहना होगा वो कहें, लेकिन हमने ईमानदारी से प्रयत्न किया है हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हर क्षेत्र में विकास हो, सर्वत्र विकास हो, वो एक हमने करके दिखाया है। और सड़कों की अगर बात कहें, सड़कों की अगर बात कहें, हमने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। कोई भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 5000 किलोमीटर सड़क लेंथ, रोड लेंथ का जो है रिकॉर्ड आज तक नहीं बना, हमने किया है। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल। जय श्री राम तो बीजेपी वाले बोलते रहे हैं चुनाव में भी और वैसे भी, लेकिन अब कांग्रेस वाले यहां जय श्री राम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जयराम जी को कर दो जय श्री राम। चलो, अच्छी भावना के साथ कहेंगे तो अच्छा है, उनके वो कहे, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन राम का नाम लेना तो शुरू किए कम से कम उन्होंने। राम उनको अपने चरणों में स्थान दे। आप उन पर कृपा बनाए रखे, यही मैं कहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि नारे चुनाव के दिनों में चलते हैं, ऐसे नारे बहुत सारे हैं। अब आप हमारी पार्टी के नारे का भी थोड़ा पता कर लेना, क्या क्या नारे लगा रहे हैं हमारी पार्टी के। समय बिल्कुल। अंतिम प्रश्न, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है और मैं समझता हूं जो मेरी पार्टी और प्रदेश की जनता भी आपकी चिंता से वाकिफ है कि इस 5 वर्ष के अंदर जो 48,000 करोड़ रुपया आपके सत्ता में आने से पहले कर्ज था, वो 70,000 करोड़ के करीब 50% कर्जा जो है इन 5 वर्षों के अंदर रहा है। और आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं आपको जानता हूं, आप बहुत स्पष्टवादी है। जब अश्वनी जी का प्रश्न रहा कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है वो महिलाओं का या जो दूसरा है, क्या आपको ये मलाल 5 वर्ष में रहा कि जो डबल इंजन की सरकार को मदद केंद्र से मिलनी चाहिए थी और ये कर्ज ना लेना पड़ता और हर व्यक्ति के ऊपर लाखों कर्ज ना रहता, क्या आपको ये मलाल रहा है? जो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता को ये मलाल डेफिनेटली रहा है कि 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार को जो नीतियां लागू होनी चाहिए थी कर्जा माफ करने के लिए, संसाधन पैदा करने के लिए, वो जो है इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई। ओके सर, चलिए आखिरी सवाल चाहिए जी। देखिए, मलाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए किया है, मैंने कहा कि 10,500 करोड़ रुपए के से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। जहां तक कर्जे की बात है, जिस स्टेट में कर्ज है उस स्टेट को उस दौर में से कैसे अपना सिस्टम को डेवलप करना है, डेवलपमेंट के सेक्टर में कर्मचारियों को जो तनख्वाह देनी है, पेंशन देनी है और सारी चीज़ों को लेकर के किस प्रकार से काम करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहां तक आप सोचेंगे केंद्र उसमें मदद करेगा, आपका ऋण जो है ऋण में मदद करेगा, उस तरह की परिस्थिति ना पहले हुई है ना वर्तमान में होने की हमको उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक चीज है, हमको अपने पांव पर खड़े होने के लिए अपने आप प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए जो विशेष तौर से जो हमको मदद पैकेज देने की अगर बात कहें, पैकेज के साथ साथ में ये भी कहना जो स्पेशल असिस्टेंस जो शब्द जो एक है उस हिमाचल प्रदेश को देने की बात कही तो उनने दी है। और लगभग 800 करोड़ रुपए तो हमको इस चुनाव से पहले उन्होंने दे दिया था, जो आने वाले 50 सालों में आपको अदा करना है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, उसमें हमको हिमाचल प्रदेश को मदद की है। और सबसे बड़ी मदद मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का जवाब कि हिमाचल के डेवलपमेंट में जो केंद्र सरकार का जो शेयर, जिसमें 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट देगा, ये एक बहुत बड़ी राहत है। इससे बड़ी राहत और हो नहीं सकती है। अदरवाइज आपको बताऊं कि प्रदेश की स्थिति और भी खराब हो जाती है। अगर हमको 40% शेयर करना पड़ता, 50% करना पड़ता, हम करने की हमको स्कीम छोड़नी पड़नी थी, हम लागू ही नहीं कर सकते थे उन स्कीम को। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह किया है और प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट्स
जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेडिकेट किए हैं, तो उससे हिमाचल प्रदेश को निश्चित रूप से लाभ हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव का मौसम है और डीडी न्यूज बेबाकी से सवाल करता है, लेकिन आपने बहुत सरलता से, सहजता से, और आप इसके लिए जाने भी जाते हैं, उसी तरह से आपने जवाब दिए। चुनाव का मौसम है, हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, उम्मीद करेंगे कि रिवाज जो है बदलेगा, नहीं तो ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन अगर रिवाज बदला तो यहीं पर आपसे एक बार फिर जो है इंटरव्यू करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका जयराम ठाकुर जी। जोरदार तालियों के साथ जयराम ठाकुर जी का एक बार फिर से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर।